सफेद संगमरमर की उस खूबसूरत इमारत के बारे में बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया जानती तो है, पर उसकी असली कहानी को अक्सर भुला दिया जाता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गाथा है जिसकी शुरुआत एक बहुत गहरे दुख से हुई थी। एक ऐसी त्रासदी जिसने उस वक्त के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चैलेंज को जन्म दिया और जो आज तक अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ताजमहल वाकई सिर्फ एक खूबसूरत मकबरा है या फिर अनसुलझे रहस्यों का एक बड़ा सा तहखाना। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी मानती है, उसकी नींव में ऐसी कई तकनीकें और रहस्य दबे हैं जो आम लोगों की नजरों से हमेशा छिपे रहते हैं। तो चलिए आज इन्हें ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इस सच्चाई की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। भाग 1, लव, ट्रेजेडी एंड अ बिगिनिंग, यानी प्रेम, त्रासदी और एक शुरुआत। देखिए, मुगल आर्किटेक्चर के इस सबसे महान शाहकार की शुरुआत सच में एक बेहद दुखद घटना से हुई थी। बात है साल 1611 की, जब पांचवें मुगल शासक शाहजहां, जिन्हें निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता था, उनका विवाह मुमताज महल से हुआ। पर त्रासदी तब हुई जब 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल का निधन हो गया। इस हादसे ने शाहजहां को अंदर तक तोड़कर रख दिया। पर पता है, इसी असीम शोक ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने के लिए प्रेरित किया और फिर करीब 1632 के आसपास इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। चलिए अब भाग 2 पर आते हैं, द अमेजिंग टेक्निक ऑफ इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्शन। सच कहूं तो 17वीं सदी में, जब कोई आधुनिक मशीनरी थी ही नहीं, तब इस विशाल ढांचे को खड़ा करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आगरा में यमुना नदी के किनारे जमीन की नमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। सीलन से इमारत को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और उनकी टीम ने एक बिल्कुल अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने नींव के लिए सीधे 50 कुएं खोदे, उन्हें कंकड़ पत्थरों से पूरी तरह भर दिया और फिर जमीन की सतह से चबूतरे को लगभग 50 मीटर तक ऊपर उठाया। ये एक ऐसी कमाल की नींव थी जिसने आज तक इस विशाल ढांचे को बिल्कुल सुरक्षित रखा है। पर नींव बनने के बाद एक और बड़ी मुश्किल आगे खड़ी थी। निर्माण के लिए बांस की जगह ईंटों का एक बहुत ही विशाल मचान यानी ढांचा बनाया गया था। अब दिक्कत ये थी कि ये मचान इतना बड़ा था कि उस वक्त के इंजीनियर्स को डर था कि इसे हटाने में ही कई साल लग जाएंगे। बिना किसी भारी मशीन के इस पहाड़ जैसे ढांचे को आखिर हटाया कैसे जाए। यहाँ पर शाहजहां ने जो दिमाग लगाया वो वाकई तारीफ के काबिल है। उन्होंने एक आदेश निकाला कि कोई भी स्थानीय किसान या नागरिक जितनी चाहे उतनी ईंटें मुफ्त में ले जा सकता है। और बस फिर क्या था, ये सुनते ही हजारों लोग वहां पहुंच गए और वो विशाल मचान रातों रात साफ हो गया। इसे हम 17वीं सदी का सबसे बड़ा फ्री गिव अवे कह सकते हैं। है ना कमाल का प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्राइसलेस ट्रेजर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, ढांचा तो बन रहा था, पर इसको सजाने के लिए पूरी दुनिया से बेशकीमती खजाना और बेहतरीन कौशल इकट्ठा किया जा रहा था। ये वाकई में एक ग्लोबल लेवल का महा प्रोजेक्ट बन चुका था। जरा इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 20,000। ये उस समय की वर्कफोर्स को दर्शाता है। लगभग 20,000 मजदूर और कारीगर दिन रात इस काम में जुटे थे। उत्तर भारत से राजगीर आए, सीरिया और ईरान से बेहतरीन कैलीग्राफर बुलाए गए और बलूचिस्तान से पत्थर तराशने वाले खास कारीगरों को बुलाया गया था। और इन भारी सामानों और पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठाने के लिए लगभग 1,000 हाथियों की एक फौज का इस्तेमाल किया गया था। जरा सोचिए, निर्माण सामग्री को सही जगह तक पहुंचाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ट्रैक बनाया गया था, जिस पर 20 से 30 बैलों वाली खास गाड़ियों से पत्थर खींच कर लाए जाते थे। और खर्चा? उस दौर में इस पूरी परियोजना की लागत आई थी लगभग 22 करोड़ रुपए। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम खरबों डॉलर्स में जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि ताजमहल को बनाने में पैसे या संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी गई थी। और यहां से ये बात बहुत अच्छी तरह साफ हो जाती है कि कैसे दुनिया भर के बेहतरीन पत्थरों को एक जगह लाया गया। मुख्य सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, पर इसके अलावा कुल 28 अलग अलग तरह के बहुमूल्य पत्थर और रत्न इस सफेद संगमरमर में जड़े गए थे। चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली और श्रीलंका से नीलम। पीत्रा ड्यूरा नाम की इस जड़ाव कला ने सच में इन पत्थरी दीवारों में जान डाल दी थी। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, ब्लैक ताजमहल एंड स्केरी मिस्ट्रीज।
इतनी भव्यता और खूबसूरती के अलावा वक्त के साथ साथ इस इमारत के साथ कुछ बहुत ही गहरी और डरावनी कहानियां भी जुड़ गई हैं। तो आइए थोड़ा फैक्ट्स और मिथकों के बीच का फर्क समझते हैं। तो सबसे मशहूर और डरावनी कहानी तो यही है कि निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी इमारत दोबारा ना बन सके। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस बात का कोई भी किसी भी तरह का ठोस प्रमाण नहीं मिलता। ये सिर्फ एक लोक कथा है जो शायद इसकी अद्भुत वास्तुकला को और बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए घड़ी गई थी। एक और बड़ा रहस्य इसके तहखानों से जुड़ा है। मुख्य इमारत के ठीक नीचे कई कमरे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं कि वहां पुराने दस्तावेज या कोई गुप्त ढांचे मौजूद हैं। हालांकि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार पर आज तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। पर सच कहें तो ये बंद कमरे आज भी किसी के भी दिमाग में कई सवाल तो खड़े करते ही हैं। और फिर बारी आती है काले ताजमहल के रहस्य की। 1665 में आगरा आए एक फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने लिखा था कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। पर सच्चाई क्या है? 2006 में जब पुरातत्वविदों ने मेहताब बाग के सरोवर में पानी भरा तो उन्होंने देखा कि वहां सफेद ताजमहल की बिल्कुल साफ और काले रंग की परछाई दिखाई दे रही थी। तो बहुत हद तक संभव है कि इसी काले रिफ्लेक्शन ने काले ताजमहल की इस अफवाह को जन्म दिया हो। अब आते हैं भाग 5 पर, चेंजिंग कलर्स एंड इंजीनियरिंग मिरेकल्स। रहस्यों से थोड़ा आगे बढ़ें तो ताजमहल सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है। ये रोशनी और भौतिकी यानी फिजिक्स का एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग इस्तेमाल है। यहाँ एक अद्भुत ऑप्टिकल इल्यूजन काम करता है। संगमरमर पर पड़ने वाली रोशनी के हिसाब से ये इमारत दिन के अलग अलग पहर में रंग बदलती है। सुबह के वक्त ये हल्की गुलाबी दिखती है, दोपहर की तेज धूप में चमकदार सफेद और रात की चांदनी में इसकी आभा सुनहरी या नीली हो जाती है। जादू सा लगता है ना? अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि 17वीं सदी के वास्तुकार आपदाओं को लेकर कितने दूरदर्शी थे। ये सोचिए, इमारत के चारों कोनों पर जो मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं हैं। जी हाँ, उन्हें थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी कोई भयंकर भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य मकबरे पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें। ये अर्थक्वेक प्रूफिंग की ऐसी इंजीनियरिंग है जो वाकई तारीफे काबिल है। आखिरी हिस्सा, भाग 6, एन इमॉर्टल वर्ल्ड हेरिटेज। इतनी सदियों की मेहनत और बेशुमार दौलत खर्च करने के बाद ये विश्व धरोहर आज भी हमारे सामने शान से खड़ी है। पर इसका सफर कभी आसान नहीं रहा। इसने वक्त की मार झेली है, युद्ध देखे हैं और बहुत कुछ सहा है। अगर टाइमलाइन देखें तो 1857 के संग्राम के दौरान इसे काफी नुकसान पहुंचाया गया था और यहां से कई कीमती पत्थर निकालिए गए थे। फिर 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के वक्त हवाई हमलों से बचाने के लिए इसके मुख्य गुंबद को लकड़ी और बांस के बड़े आवरण से ढक दिया गया था ताकि ये आसमान से नजर न आए। यही तरीका 1965 और 1971 के युद्धों में भी अपनाया गया। आखिर में 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला और 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में इसे नंबर 1 चुना गया। पर अब आते हैं उस खतरे पर जो शायद युद्धों से भी बड़ा है। जो इमारत सदियों के आक्रमण झेल गई, आज उसे आधुनिक दुनिया से खतरा है। मथुरा में स्थित तेल कारखानों के धुएं से जो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा होती है ना, वो इसके चमकदार सफेद संगमरमर को पीला कर रही है। ये प्रदूषण आज इस विश्व धरोहर के सामने सबसे बड़ा संकट बन गया है। और जिस शख्स ने इतनी महान इमारत बनवाई, उनका आखिरी वक्त भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। ताजमहल पूरा होने के कुछ ही साल बाद शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में नजर बंद कर दिया था। कहते हैं अपने आखिरी दिनों में शाहजहां किले से बस दूर से अपने बनाए हुए इसी ताजमहल को निहारते रहते थे। तो आखिर में ये सवाल उठना लाजमी है, ये अजीम इमारत जो बेजोड़ इंजीनियरिंग, दुनिया भर के खजानों और असीमित मानवीय श्रम का एक जीता जागता सबूत है, क्या ये प्यार की अमर निशानी आधुनिक दुनिया के इस प्रदूषण और खतरों से बच पाएगी, या इसके रहस्य और खूबसूरती वक्त के साथ धुंधले पड़ जाएंगे? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।